हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब खुश होंगे। आज से हम क्लास 12th का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स के क्वेश्चन प्लस जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। और ये जो सारा कोर्स है ये केबी सर मैथ्स ऐप पर अवेलेबल रहेगा। और अपना जो यूट्यूब चैनल है वो भी केबी सर मैथ्स के नाम से है। ये वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर ये डेमो लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम पहले चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक कवर करेंगे। उसके बाद जो सीबीएसई में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे, और एलिमेंट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिलेशन को स्टार्ट करता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स डिफाइन करता हूँ। उसकी नोटेशन होती है A क्रॉस B। इसका मतलब होता है, इस क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और A और B यहाँ पर कोई दो सेट हैं। इसको डिफाइन करते हैं। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं A, B टाइप के, सच दैट, इसका मीनिंग होता है सच दैट, और डबल डॉट भी लगा देता है बुक्स में। इस प्रकार से ए जो है वो पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखें हम, अगर मैं मान लेता हूं लेट ए इजकल टू 1 2 3, और बी सेट के अंदर मैंने मान लिया 3, 2 है, तो ए क्रॉस कोई डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं। यहां पर 3, 4 ले लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी इजकल टू, तो ये डिफाइन किया है यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट तो ए जो है वो पहले सेट से पहला एलिमेंट, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से आएगा। तो पहले 1 लेता हूं मैं, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, उसके बाद 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, 3 के साथ 3 और उसके बाद 3 के साथ 4। ये हो गया A क्रॉस B। सिमिलरली हम B क्रॉस A निकालेंगे। तो B क्रॉस A जो है उसमें पहला एलिमेंट B से और दूसरा एलिमेंट जो है वो A से आएगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 3, 1, 3, 2, 3, फिर B का पहला एलिमेंट 4, 1, 4, 2, फिर उसके बाद 4, 3। A क्रॉस B डिफाइन कर लिया, उसके बाद B क्रॉस A डिफाइन कर लिया। मैं देख रहा हूं कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर तब होगा जब A क्रॉस B के सारे एलिमेंट B क्रॉस A में हो और B क्रॉस A के सारे एलिमेंट A क्रॉस B में हो। तो यहाँ पर 1, 3 है, लेकिन यहाँ पर 3, 1 लिखा हुआ है, और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं है। दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं? A, B बराबर C, D, इफ एंड ओनली इफ पहला एलिमेंट पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। तो A बराबर C, B बराबर D।
तो इसका मतलब 1,3 जो है, अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो ये 1,3 जो है वो XY प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और 3,1 जो है वो भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये X एक्सिस में 1 यूनिट और Y एक्सिस में 3 यूनिट है, जबकि नीचे वाला X एक्सिस में 3 यूनिट है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो इन जनरली, यहां पर लिख देता हूं, इन जनरली A क्रॉस B जो है वो नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है। तो इसका मतलब ये बराबर कब होते हैं? बराबर होते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ A बराबर B। A क्रॉस B क्रॉस A की कब बराबर होगा? जब A बराबर B हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, n ऑफ A का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A विच इज इक्वल टू m1, और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B विच इज इक्वल टू m2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विच इज इक्वल टू, यहां से देख भी रहे हैं कि 1 पहले 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, सिमिलरली A क्रॉस B निकाला है। तो A के एलिमेंट्स को अगर मैं B के एलिमेंट्स से गुणा कर दूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B में, तो विच इज m1 डॉट m2 होगा। तो A क्रॉस B में m1 इंटू m2, यहां पर देख भी सकते हैं A में 3 एलिमेंट, B में 2 एलिमेंट, तो A क्रॉस B में एलिमेंट पूछेगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे। सिमिलरली B क्रॉस A में भी अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो वो 6 ही है, तो n ऑफ B क्रॉस A विच इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, वो दोनों बराबर होंगे। तो A क्रॉस B में और B क्रॉस A में दोनों में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, लेकिन इन जनरली A क्रॉस B जो है वो नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होगा। अब हम रिलेशन की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या होता है वो देखिए। तो हमने A क्रॉस B और B क्रॉस A के बारे में जान लिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं। अब रिलेशन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम जर्नल लाइफ में रिलेशन पढ़ते हैं कि दो मेंबर्स आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे 2 ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। ब्रदर का रिलेशन है, सिस्टर का रिलेशन है, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर जो रिलेशन होता है ना, वो वही रिलेशन है, लेकिन इसको मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करेंगे। अब तो रिलेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन। तो रिलेशन में हमने जान लिया कि कोई 2 पर्टिकुलर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड होते हैं। वो नॉन लिविंग हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में तो हम नंबर्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। जनरली जो है वो नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन होती है एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू B। अगर यहां पर B क्रॉस A लिख दिया तो उसको आप पढ़ेंगे वो रिलेशन होगा B से A के बीच में। तो A क्रॉस B निकालना हमने अभी सीखा है कि A क्रॉस B को कैसे निकालते हैं। तो A क्रॉस B का आप कोई भी सबसेट उठाएंगे वो आपके पास रिलेशन कहलाएगा। तो अब मैं एग्जांपल के लिए एक सेट A कंसिडर कर लेता हूं। A इज इक्वल टू 1,2, B सेट मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, A है एक ही एलिमेंट। तो A क्रॉस B विच इज इक्वल टू 1,A, 2,A। अब मेरे को डिफाइन करना है कि रिलेशन क्या होगा।
तो रिलेशन इस पर कितने डिफाइंड होंगे वो बाद में जानेंगे, पहले इसका कोई भी सबसेट, तो सबसेट उठाएंगे। मान लो R1 मैंने उठाया, R1 में मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं उठाया एक क्रॉस बी का, तो R1 ले लिया 5। दूसरा हो सकता है R2 मैं उठाऊं, तो R2 को मैं 1, A ले लूंगा, सिंगल सिंगल वाले रिलेशन बना रहा हूं मैं। R3 जो है वो 2, A, R4 जो है वो मैंने A क्रॉस B ही ले लिया। इसका मतलब अगर A में 2 एलिमेंट और B में 1 एलिमेंट है तो A क्रॉस B में 2 एलिमेंट, 2 into 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो अभी सीखा है हमने। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए A क्रॉस B का आप कोई भी सबसेट उठा लेंगे वो रिलेशन कहलाएगा A से B के बीच में। तो R1 5 ले लिया, इसका कोई भी सबसेट नहीं लिया, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया मैंने। दूसरा सिंगल सिंगल वाले बनाए, फिर उसके बाद 2 वालों में एक ही है। तो अगर एक सेट में मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A which is M1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B which is M2, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B लिखते हैं पहले। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे वह भी सीखा है, M1 into M2 होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B विच इज इक्वल टू, अब डेफिनेशन पढ़ी है कि A क्रॉस B का आप कोई भी सबसेट उठाएंगे तो वो रिलेशन कहलाएगा। तो हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं पावर सेट। अगर एक सेट में n एलिमेंट होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट विच इज 2 की पावर n, तो यहां पर A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे वही आपके पास रिलेशन बनेंगे, तो विच इज 2 की पावर M1 into M2। और ये प्रूफ जो है वो बाइनोमियल से आया है। मैं पहले एम्प्टी रिलेशन बनाऊंगा, उसके बाद A क्रॉस B सारा, फिर एक एक वाले, फिर 2 वाले, वो सिलेक्शन से फॉर्मूला आया है। जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं उससे फॉर्मूला जनरेट हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A to B और नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम B to A पूछ ले तब B to A विच इज इक्वल टू 2 की पावर M1 M2। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालेंगे B क्रॉस A में, वो M2 into M1 होगा, और 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई 2 into 3 कर लो चाहे 3 into 2, वो दोनों बराबर होते हैं। तो 2 की पावर M2 M1 कर लीजिए या M1 M2 ही लिख दीजिए, वो एक ही बात है। तो A से B के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे वो 2 की पावर M1 into M2 बनेगा। अब एग्जाम्पल के लिए कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल देगा वो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A में 2 एलिमेंट दे दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B विच इज 3 दे दिए। तो रिलेशन पूछेगा A से B के बीच में फ्रॉम A to B, वो कितने होंगे 2 की पावर 2 into 3 विच इज 6। 2 की पावर 6 नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। A से B के बीच में बोलिए या B से A के बीच में बोलिए। नेक्स्ट बात और देख लेते हैं, अगर इफ A इज इक्वल टू 5 और B कोई भी सेट है, B इज एनी सेट, तो A क्रॉस B किसके बराबर होगा? अगर दोनों में से इफ A इज इक्वल टू 5 और ही लिख देता हूं मैं यहां पर, if A is equal to 5 और B is equal to 5 then A क्रॉस B is equal to 5। ये ध्यान रखेंगे कि अगर A सेट एम्प्टी सेट है या B सेट एम्प्टी है या दोनों एम्प्टी है तो A क्रॉस B करेंगे तो उसके अंदर 5 आएगा, मीन्स नो एलिमेंट। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो अब हमने ये तो जान लिया कि रिलेशन क्या होता है। A क्रॉस B का कोई भी सबसेट होता है, 2 एलिमेंट्स, रिलेशन के अंदर 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर आता है, वो किस रिलेशन के तहत आएंगे वो रिलेशन डिफरेंट टाइप्स के डिफाइन कर रखे हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर कई बार ये नोटेशन लिख के देता है जैसे रिलेशन ऑन A,
तो इसका मीनिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में? उसने तो एक ही सेट लिख के दिया, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होता है। तो रिलेशन ऑन ए का मतलब है कि सबसेट होगा वो ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब है कि वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। मींस उसने एक ही सेट लिया है, उसी सेट पर डिफाइन किया है रिलेशन। इसका मतलब है कि रिलेशन ऑन ए का वो ए क्रॉस ए बनाएगा और उसके कुछ सबसेट उठाए हैं, उनको रिलेशन ऑन ए बोलेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। तो अगर r इजकल टू 5 हो जाए तो उसको वॉइड और एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे हम। नंबर ऑफ वॉइड और एम्प्टी रिलेशन पूछे तो वो एक ही होगा, क्यों? r बराबर 5 है। दूसरा एम्प्टी रिलेशन, ऑन ए। ऑन ए का मतलब है कि वो एक ही सेट के ऊपर डिफाइन कर रहा है। मैं मान लेता हूं लेट ए इजकल टू ए के अंदर a1 से लेकर an एलिमेंट हैं। तो एंटी रिलेशन क्या होगा? r इजकल टू उसके अंदर a कोमा a के ऑर्डर्ड पेयर आएंगी सच दैट a बिलोंग्स टू a। a जो है वो a सेट से आएगा। तो इसके अंदर अगर r में बनाऊंगा तो r विच इज इक्वल टू a1 और लास्ट an और साथ में दूसरा a2 a3 अप टू सोन लिख दिया है मैंने। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एंटी रिलेशन डिफाइन करना है किसी सेट के ऊपर तो वो नंबर ऑफ एंटी रिलेशन जो है वो यूनिक होगा और वो 1 होगा। तो एंटी रिलेशन समझ में आ गया। उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है वो देखिए। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल का मतलब है कि यूनिवर्स का मतलब सबसे बड़ा। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो सबसे बड़ा रिलेशन होगा इफ r इजकल टू ए क्रॉस ए। अगर r जो है वो a क्रॉस a के बराबर हो गया तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ये थर्ड टाइप है। नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन पूछेगा तो वो भी यूनिक होगा क्योंकि वो एक ही डिफाइन हो रहा है। a क्रॉस a निकालना अभी सिखाया है। तो r जो है वो रिलेशन की सिर्फ नोटेशन के लिए डिनोट कर रहा हूं मैं कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन ऑन ए सेट A is said to be reflexive relation if every element of A is related to itself। इसका मतलब क्या हुआ? किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा अगर प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है तो। बाकी उसने कोई कंडीशन नहीं बोली, आराम से पढ़िए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए के सभी एलिमेंट्स के लिए सेम ऑर्डर टपल जो है वो आर में बिलोंग करना चाहिए, बाकी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कई बार रिलेशन को ऐसे भी लिख देता है ए आर ए। इसका मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब है कि A जो है वो खुद के साथ रिलेटेड है। A R B, यहां पर 1 R2 लिख दिया, इसका मतलब है 1 इज रिलेटेड टू 2। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में देखेंगे तो हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालते हैं। पहले मैंने ए सेट में मान लिया है A1 A2
और एन एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस ए बना लेता हूं मैं, ए क्रॉस ए विच इज इक्वल टू ए की गुणा खुद के साथ होगी। तो इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n स्क्वायर होंगे। तो पहला एलिमेंट जो है वो a1 a1 होगा, दूसरा a1 की a2 के साथ और लास्ट a1 की an के साथ। नेक्स्ट फिर a2 की a1 के साथ, a2 की a2 के साथ और लास्ट a2 की an के साथ। सिमिलरली यहाँ पर an की a1 के साथ और लास्ट एलिमेंट होगा an की an के साथ। ये सेट बनेगा a क्रॉस a। अब मेरे को डिफाइन करना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन साफ लिखी हुई है कि a R में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं मेरे पास उनको तो R के अंदर रखना है और बाकी सभी एलिमेंट्स को मैं रख भी सकता हूं और नहीं भी रख सकता हूं। आराम से देखिए कि a R में डायगोनल एलिमेंट्स के पास और डायगोनल पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ये n क्रॉस n टाइप की थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स समझ लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर n स्क्वायर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n स्क्वायर। तो a1 a2 को मैं रख भी सकता हूं और नहीं भी रख सकता हूं। a1 a2 के पास दो चॉइसेस, इसी प्रकार से a1 a3 के पास दो चॉइसेस, a1 an के पास सभी एलिमेंट्स के पास दो दो चॉइसेस है एक्सेप्ट डायगोनल। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस n, डायगोनल वाले को हटा दूं मैं तो वो एलिमेंट्स कितने बनेंगे, n स्क्वायर माइनस n, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। n स्क्वायर माइनस n। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइसेस हैं, a1 a2 के पास दो चॉइसेस हैं, सिमिलरली a3 a3 के पास दो चॉइसेस हैं। तो प्रत्येक के पास या तो रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, दो चॉइसेस हैं a1 a2। सिमिलरली सभी डायगोनल को छोड़कर तो उनके पास दो दो चॉइसेस, तो वो हो गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n और डायगोनल वालों के पास सभी के पास एक एक चॉइसेस है 1 की पावर n विच इज 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो तुम्हारे को फॉर्मूला याद करना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर n इंटू n माइनस 1 होता है। पेपर में कई बार बोलेगा कि ए सेट में 5 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ, तो n की जगह 5 पुट कर देंगे और उसका प्रूफ भी बता दिया है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद देखेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ a, b belongs to R, then b, a belongs to R। अगर a, b R में बिलोंग करता है तो उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी R में होना चाहिए। कई बार ऐसे भी लिख देता है a related to b if then b related to a। for all a, b सभी a, b ए सेट से उठाएंगे, उन सब a और b के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया a, b अगर R में है और b, a अगर R में। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। अगर कोई हाइपोथेसिस को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो ट्रिवियली होता है मैथ में। तो एग्जांपल इसका भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a में मैं मान लेता हूं कि n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन
तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे वो देखेंगे। तो एक रो से अपने पास बना हुआ है, उसी में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करता हूं। तो डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो डायगोनल एलिमेंट्स सभी के पास दो चॉइसेस है। मैं a1, a1 को रख भी सकता हूं और नहीं भी रख सकता हूं। क्यों? अगर a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू a होना चाहिए। तो इसका तो उल्टा जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो वो सेम बन रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के पास प्रत्येक के पास, इसके पास भी दो चॉइसेस, सभी के पास दो दो चॉइसेस हैं। तो डायगोनल वालों के पास तो हो गई 2 की पावर n इंटू में। नॉन डायगोनल की बात कर लेते हैं। अगर मैंने a1, a2 को उठा लिया तो रिलेशन सिमेट्रिक की डेफिनेशन बोलती है कि अगर a1, a2 लिया है तो a2, a1 मस्ट भी r में होना चाहिए। तो अगर इसके पास दो चॉइसेस हैं तो ये अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स के पास दो चॉइसेस हैं तो नीचे वाले अपने आप आ जाएंगे। a1, a2 के पास दो चॉइसेस और डायगोनल से ऊपर एलिमेंट है कितने, n स्क्वायर माइनस n, तो हो गए नॉन डायगोनल। आराम से देखिए, टोटल n स्क्वायर, n घटा दिए n और बाई 2, ये हो गए कौन से, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट। अगर वैसे निकालना है तो वैसे भी निकाल लेंगे, इसके अलाउंग 1 एलिमेंट, फिर 2 और लास्ट में n माइनस 1। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n बाई 2 के पास दो दो चॉइसेस। तो ये हो गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। बेस सेम होने पर पावर ऐड कर देंगे, 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2n माइनस n इज n और n कॉमन ले लिया है मैंने, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे कि अगर एक सेट में n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए इज 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 बनेंगे। अब वो कोई नंबर दे देगा, बोलेगा कि एक सेट में 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताओ, तो n की जगह 5 पुट कर देंगे, 6 दे देगा 6 पुट कर देंगे। एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल करेंगे, तब ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएंगी। लास्ट वन इज लास्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लास्ट वन देखिए, लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। वो क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ a कोमा b बिलोंग्स b कोमा c बिलोंग्स टू r, इफ देन अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर AB और BC का ऑर्डर्ड पेयर R में है तो देन पहला और तीसरा भी R में होना चाहिए। तो A कोमा C बिलोंग्स टू R, ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है। अगर A रिलेटेड टू B है या B और A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C है तो देन A रिलेटेड टू C होना चाहिए। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन का फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर रहा हूं मैं, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों? अगर हम बनाने की कोशिश भी करते हैं तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल के नहीं आता है। तो इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। अगर एक सेट में मान लो 1 2 3 तक तो निकाल लेते हैं हम, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कोई ट्रांजिटिव का। लास्ट वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोला जाएगा जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कोमा सिमेट्रिक कोमा ट्रांजिटिव हो।
तो किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोलेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन से रिलेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे। सबसे पहले मैं एक सेट ए ले लेता हूं। ए सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ले लिए मैंने। ए क्रॉस ए डिफाइन करता हूं, तो ए क्रॉस ए डिफाइन करेंगे तो 1, 1, फिर 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, कोमा, फिर 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, कोमा, 2 की 3 के साथ, कोमा, फिर 3 उठाएंगे तो 3, 1, 3, 2, कोमा, 3, 3। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। मैं पहला रिलेशन डिफाइन करता हूं, इसका कोई सबसेट उठा लेता हूं, R1 इज इक्वल टू 5 ले लिया मैंने। दूसरा R2 बनाया, R2 जो है वो 1, 1, 2, 2 और 3, 3। R3 बनाया 1, 2, 2, 1, 3, 1 और 1, 3। R4 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 1। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आराम से सुनेंगे। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा उसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि वही रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन पाएगा जिसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो कम से कम होना चाहिए, बाकी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं आर के ऊपर क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब समझेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद एम्प्टी, ये तो एम्प्टी रिलेशन है एक्चुअल में, तो हमने पढ़ा है एम्प्टी रिलेशन को। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में भी अंतर जानेंगे, तो उसके लिए लिख रखा है मैंने एक और, उससे समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक बोलता है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, लेकिन इसने तो हाइपोथेसिस को ही सेटिस्फाई नहीं किया, और जो हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं करता है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं, ऐसा हो तो फिर ऐसा होना चाहिए। ये डेफिनेशन ये बोल रही है, हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं करता है वो सिमेट्रिक नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिव जो है ये ट्रिवली, सॉरी ये गलत क्रॉस लगा दिया यहाँ, सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसने हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं किया है, तो ये सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों? क्योंकि इसने हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो पहला रिलेशन समझ में आ गया। सेकंड रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं? तो आइडेंटिटी के लिए तो आइडेंटिटी, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन जो दिखने में 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस टाइप का होगा, वो रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन तो आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव के लिए प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक पर, सिमेट्रिक में उसका उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, 1 है, 2, 2 का उल्टा है, 3, 3 का है, तो सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं, ए बी, और जो बी पर खत्म हुआ उससे स्टार्ट होने वाला देखेंगे। तो बी सी अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए, 1, 1, 1 से खत्म होने वाला नहीं है, 2, 2, 2 से खत्म होने वाला नहीं है, 3, 3, तो इसका मतलब ये तो ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों? इसके अंदर कोई जो गिवन कंडीशन है वो फेल नहीं हुई, नॉट ट्रांजिटिव वाली। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब होता है, और ये आइडेंटिटी रिलेशन लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी बात करते हैं। ये रिलेशन आइडेंटिटी तो नहीं है, दिखने में साफ दिखाई दे रहा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 सिर्फ यही होना चाहिए। उसके बाद रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए था, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है। सिमेट्रिक के बाद उल्टा होना चाहिए, 1, 2 का उल्टा 2, 1 ये रहा, फिर 2, 1 का उल्टा तो यही होता है, 3, 1, 3, 1 का उल्टा 1, 3 सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए 1, 2, 2, 1
ऐसे ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं जिस पर खत्म हुआ है तो 1 2 2 1, ये ए बी और बी सी मिल गया, ए बी बी और सी, तो फिर 1 1 होना चाहिए था, 1 1 नहीं है इसमें, तो ट्रांजिटिव नहीं है ये। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव, ये आइडेंटिटी है या नहीं पहले ये देखेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन तो दुनिया में एक यूनिक होता है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, बाकी नहीं होना चाहिए था, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, बाकी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए उल्टा देखते हैं, ये तो 3 इनका तो सेम ही होगा, 1 2 का उल्टा 1 2 का उल्टा नहीं है इसमें, 2 1, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव देखने के लिए मैंने देखा कि 1 2 2 से, ये तो सारे सेम वाले हैं, सेम वालों को नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा, बाकी चेक करना है तो वो खत्म होने वाला वही बनेगा। जैसे 1 1 1 2 देखा तो फिर 1 2 1 2 तो मिल ही जाएगा, तो डिफरेंट वाले से शुरू कर रहा हूं मैं। 1 2 2 से शुरू होने वाला 2 3, तो 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है। 2 से खत्म होने वाला और कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 2 2 से 3 2 2 से शुरू होने वाला देखूंगा, 3 2 2 3, तो फिर 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी है। 2 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है। 2 3 3 से शुरू होने वाला ये रहा, तो 2 3 3 2, तो 2 2 हो गया, 2 2 भी है। 2 3 3 1, तो 2 3 3 1, तो फिर 2 1 होना चाहिए, 2 1 इसके अंदर नहीं है। ये ऑर्डर्ड पेयर सर्कल कर देता हूं मैं, 3 2, सॉरी ये वाला नहीं, 2 3 और 3 1, ये वाला, इसको आराम से देखिए, 2 3 और 3 1, तो 2 1 होना चाहिए था, 2 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक कर लेंगे, और प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो आपको जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे अप्लाई करना है। तो जो भी बच्चे, अब लगभग 22 तारीख से आपके पेपर हैं अगले महीने में, तो 1 महीना अप्रोक्स मान के चलिए कि 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने में हम लगभग दिन की 1 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास पर डे होगी आपकी, और टाइम एक्सटेंड भी कर लेंगे, तो सिलेबस जो है वो 22 तक पूरा हो जाएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो केबी सर मैथ्स नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर, वो डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।